हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए। जो बड़ा वाक़या है वो अल सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके हज़ारगंजी में हुआ, जहां एक होल सेल फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट थी, जहां से हज़ारा कम्युनिटी के जो ताजरान हैं या दुकानदार हैं उनके लिए माल सप्लाई होता था। वहाँ पर ये धमाका हुआ जिसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए और तकरीबन 48 के करीब ज़ख्मी हुए। दूसरा वाक़या जो है वो आज शाम को चमन में हुआ, माल रोड पर, जहां एक मोटरसाइकिल में नस्ब बम फटा और जिससे 2 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 5 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। दहशतगर्दी फिर लौट कर बलूचिस्तान की तरफ कई महीने बाद वापस आई है। हज़ारा बरादरी दोबारा से एहतजाज पर है और आज डिटेल जो है इसकी जी जो DIG अब्दुल रज़ाक चीमा हैं जी, उनका ये कहना है कि जो 20 हलाकतें हुई हैं उनमें 9 हज़ारा बाशिंदे हैं, एक FC जवान है जो शहीद हुए हैं और बाकी 10 जो शोहदा हैं उनमें मज़दूर, दुकानदार और गाहक वगैरह हैं। 48 ज़ख्मियों में 4 FC जवान हैं। धमाका खेज़ मादा बकौल DIG आलू की बोरी में छुपाया गया था और निशाना बकौल उनके हज़ारा कम्युनिटी के ये दुकानदार थे। लेकिन वज़ीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो जी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ के मैं हैरत में रह गया। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ख़ास बरादरी टारगेट नहीं थी, बस ये कि हलाक शुदगान में हज़ारा बाशिंदों की तादाद ज़्यादा थी, बस और क्या है। मरी भी थे, मरी बलोच भी थे और FC का जवान भी शहीद हुआ है और ये खुदकुश हमला था। बिल्कुल ये वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। अच्छा, DIG की बात पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो ऑन द स्पॉट जो है, अच्छा, ना सिर्फ उन्होंने बात की, ना सिर्फ ऑन द स्पॉट थे, लेकिन वहाँ का जो तरीका कार है अगर आप उसको देखें, जिस तरह वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, और अगेन DIG साहब की मैं कोट कर रहा हूँ कि एक काफिले में आते हैं रोज़ाना कॉन्वॉय की शक्ल में जी, सिक्योरिटी पुलिस और FC फराम करती है और फिर वो वैसे ही वापस जाते हैं। आज 11 गाड़ियाँ थीं काफिले में, 55 लोग थे, पुलिस और FC सामने और पीछे, ठीक है, जैसे कि सिक्योरिटी एस्कॉर्ट जाती है। वहाँ से वो हज़ारगंजी पहुँचे, जहाँ पर सब्जी मंडी में दाखिल हुए तो पुलिस ने अपना जो पेरिमीटर है, जो दायरा बढ़ा दिया, वो गेट्स तक पहुँचा दिया और FCs ने पोजीशन ली। इस तरह की सिचुएशन में बड़ा मुश्किल है कि कोई खुद कुछ बिल्कुल वहाँ पर पहुँच सके। तो मोस्ट प्रोबेबली ये IED था। लेकिन अब उससे आगे आप जाएं और देखें, उनका भी सही है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हुए हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो वज़ीर दाखिला हैं, मैं ज़ाहिर बहुत इज़्ज़त करता हूँ इनकी, मैं मतलब मेरे जहन में ये पढ़ के कि जी नहीं जी ये खुदकुश हमला था और नहीं जी ये सिर्फ हज़ारों का मसला नहीं था, तो भाई अगर ऐसा था तो ये सुबह उस वक्त पे ही क्यों IED या बकौल आपके खुदकुश फटा जब हज़ारा दुकानदारों की ख़रीदारी का वक्त होता है, उससे पहले आगे पीछे भी हो सकता है, अगर सिर्फ दहशत गर्दी है, सिंपल मेरा ख्याल है कि तो मुझे ज़्यादा वक्त इन पे नहीं देना नहीं बिल्कुल लेकिन ये है कि जो बाकी जो यूजुअल चीज़ें हैं वो हुई। वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली, वज़ीर आला जाम कमाल ने इजलास तलब कर लिया, उन्होंने कहा मुतासरीन को माली इमदाद दी जाएगी, सरकारी खर्चे पे इलाज कराया जाएगा, हज़ारगंजी मार्केट और दीगर जगहों पे CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। एक सेकंड पॉज करें, इस पॉइंट पर एक सेकंड पॉज करें। लगाए जाएंगे, लगाए जाएंगे। अच्छा, इसमें चीमा साहब की कोई गलती नहीं है और मैं उनको बिल्कुल नहीं इसमें ब्लेम कर रहा। उनके भी जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं और ये अपनी जान की बाजी खेलते हैं एवरी सिंगल टाइम। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ जो लोकल इंतजामिया उनको ये भी कहा था कि जगह को साफ रखे ताकि किसी, और ये FC के जवान शहीद हुए हैं, ये एस्कॉर्ट का हिस्सा थे, एस्कॉर्ट के हिस्से थे। मसला क्या है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है कोयटा, और हालांकि कोयटा एक बहुत छोटा शहर है, प्रोबेबली पाकिस्तान का सबसे अनसेफ शहर भी है। अगर आप दहशतगर्दी के वाकयात को देखें, खासतौर पर हज़ारों बरादरी पर जो हमले होते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ है? सर, CCTV कैमरों की शॉर्टेज है। CCTV कैमरों की शॉर्टेज है जो आप किसी भी बाजार से खरीद सकते हैं, उसकी शॉर्टेज। यार, आप लाहौर में जो पंजाब में लगाया उन्होंने, तो मेरे ख्याल में चाइनीज़ बहुत इंटरेस्टेड थे
यहाँ पर भी, सिंध में भी और वहाँ पर भी, लेकिन आपको फॉर ऑब्वियस रीजन 2012 से ये कौन सी शॉर्टेज है जो 2012 से लेके 2019 तक नहीं चल, अभी तक खत्म? शॉर्टेज विल की है, शॉर्टेज बजट की है, या शॉर्टेज कैमरों की है? आप चाइना शॉर्टेज कमीशन या शॉर्टेज कमीशन बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए। वज़ीर आला की यकीन दहानी, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी जो है, इसकी उम्र 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, क्यों सीरियस हो रहे हैं? लेकिन एक चीज़ में सीरियसली, और ये कोई वो नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म क्योंकि ख़ुद वज़ीर दाखिला भी है, किसी को कम अज़ कम आज कोयटा ज़रूर जाना चाहिए था। कम अज़ कम सर वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं हज़ारा वाले, अभी यही होता है। अब वो 3 दिन जब तक बैठे रहेंगे, उसके बाद कोई हुकूमती ओहदेदार जो है जा कर के वो उनको फिर यकीन दहानी कराएगा कि आइंदा आपके साथ ऐसा नहीं होगा और हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, टिश्यू का ट्रक भिजवा देते हैं। बिल्कुल यही कहने वाला था कि और मज़े की बात यह है कि यही हुकूमत क्या, हम सब लोग न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के ऊपर के ये देखें, ये तरीका होता है, ऐसे जाके गले लगाते हैं। हाँ, तो न्यूजीलैंड जाओ ना तुम, यहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे हो? तो सर फिर भी तो मैं तो यार आप सब कुछ छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें, आप सब कुछ छोड़ दें। मेरा ख्याल है मीडिया ने कितने दिनों तक जसिंडा आर्डन और क्राइस्ट चर्च हमले पर बात की थी। आज मैं थोड़ा सा चैनल सर्फिंग कर रहा था, मुझे तो कहीं नहीं नजर आया। कुछ शोज़ ने की, कामरान खान साहब ने अपने शो का आगाज़ किया इस क्वेटा से, शाहज़ेब खानज़ादा के शो में एंड में इस पे बात हुई, मुईद पीरज़ादा के शो में, कि बाकी जो थे वो जाहिर है कि जो आज का जो सबसे अहम तरीन इशू है नैब, सियासत और करप्शन, वो उसी पर ही बातें कर रहे हैं। तो हम यार हम वज़ीर आज़म तो ये हो रहा था कि सिंध में असामियों की भर्ती के ऊपर जो है, मतलब कितना बड़ा इशू है कि आपको बलूचिस्तान में ये बातें, यार ये बातें तो हम करते रहेंगे। आपको याद होगा, अच्छा यकीन दहानी टिशू वगैरह कोई पहली दफ़ा नहीं है कि टिशू दिया गया है, पहले भी खून के आंसू रोए हैं और पहले भी टिशू से उनको साफ किया गया है। पिछले साल हम तीनों गए थे क्वेटा मई में मेरा ख्याल है, और आप और मैं वहाँ पर हज़ारा कब्रिस्तान जो है, और वहाँ पर काफ़ी लोगों से बात हुई जो वहाँ पर फातिहा पढ़ने आए थे, जिनके आधे ख़ानदान वहाँ पर दफनाए गए हैं। तो उनकी गुफ्तगू की कुछ झलकियाँ मैंने और वहाँ पे बहरहाल वहाँ कब्रों पे उन शुहदा की तस्वीर भी लगाई हुई थी जी, और उनकी ये उम्मीद थी कि और मज़ीद कब्रें यहाँ ना बने। सुन लिए जी कि 1 साल पहले उनका क्या कहना था। आए हैं तो यहाँ कौन है आपका? तो यहाँ पे हमारे कज़न है, कुछ रिश्तेदार और भी हैं, बाकी ये सारे हमारे अपने हैं, कुछ हमसाए। यहाँ पे हर इसी तरह हर दूसरे घर में आप देखो उन्होंने शहीद दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर कोई यहाँ पे हमारे जानने वाले हैं, हर कोई। अभी यहाँ पे मैं जो है लाजमी अपने ख़ास जो है रिश्तेदार के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं सब के लिए आया हूँ। यहाँ पे देखे आप इस तरफ उस तरफ सारे जो हमारे जानने वाले, कोई हमसाया है, कोई यार है, कोई दोस्त है, सारे इसी तरह। तो इतने अरसे से ये कत्ल गारत गरी यहाँ पे हुई है, दहशत गर्दी हुई है, आपको लगता है कि अब आर्मी चीफ़ यहाँ आए थे, कुछ चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है? बिल्कुल, हमें बिल्कुल उम्मीद है। आमिर चीफ साहब यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए आए हैं, तो उनसे बात हो गई है। अब इंशाल्लाह हमें उनसे उम्मीद है, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। ये कत्ल गारत रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कोई सेफ़ नहीं है। पहले तो ये हमारे बड़े जो हमारे ऑफिसर वगैरह है, वकील, डॉक्टर, इनको टारगेट करते थे। फिर इसी तरह लोग बिज़नेस, हमारे जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको टारगेट। अब ये लोग किसी को नहीं छोड़ रहे, ना औरत छोड़ रहे, ना बच्चे छोड़ रहे, ना कोई सब्ज़ी फरोशन से सेव है, कोई कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई पुरसा निहाल वाला भी नहीं है। दिन दहाड़े लोग आके मार के चले जाते हैं, कोई पुरसा निहाल वाला नहीं है। अभी चीफ़ मिनिस्टर भी यहाँ आए थे और दौरा करके गए हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत कुछ सीरियस है कुछ करने? बिल्कुल इसमें होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे जो हम लोग हज़ारा बरदरे रह रहे, तो यहाँ हम भी शहरी है यहाँ के, पाकिस्तान के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शहरियों को जो प्रोटेक्शन जो ना होता है ना, ये हुकूमत का एक उसमें फ़र्ज़ होता है, देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हम शहरी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आइंदा इंशाल्लाह कोई ऐसा वाक़या रुनमा नहीं होगा। इंशाल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब यहाँ पे आए थे, तो इंशाल्लाह उनसे भरपूर उम्मीद है। मेरा भाई, मेरे ससुर का भाई, ये सारे धमाके में शहीद हुए हैं। टारगेट किलिंग वाले हैं, मतलब हम तकरीबन हर शाम को यहाँ पे आते हैं अपने शोहदा के फातह खानी के लिए। तो ये भाई मेरा था, इसके 4 बच्चे हैं, बेवा है। मतलब हुकूमत भी नहीं पूछती, किसी को कोई पता नहीं है, सिर्फ बातें करके चले जाते हैं। हर कोई आता है, इंटरव्यू करते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, चीफ मिनिस्टर दूसरे तीसरे, मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है।
तो अभी ये पिछले दिनों जो आर्मी चीफ से जो हमारी जो एक मोहतरमा हैं जलीला हैदर, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इसके पीछे मतलब कुछ ऐसे अवामिल हैं जो मतलब वो कर रहे हैं, इसमें लैंड माफिया वाले भी हो सकते हैं, दूसरे तीसरे भी हो सकते हैं, इस तरह के लोग हैं। अभी वो आर्मी चीफ तो तसल्ली दे कर गए, शुक्र है अल्लाह का कि पहली दफ़ा कि आर्मी चीफ यहाँ पे आए। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जनरल जो रिटायर्ड जनरल फौत हो गए, वो जनरल मोहम्मद मूसा खान। 65 की जंग उन्होंने लड़ी, 71 में भी थे वो, लेकिन रिटायर्ड हो गए थे। गवर्नर बलूचिस्तान रहे, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान रहे, खिदमत की हम लोगों ने। लेकिन उसका सिला में कुछ आपने ये देखें, आप ज़रा इनको ये फिर वीडियो बनाएं। 1800-1900 तो यहाँ पे, ये 6 जुलाई 85 से शुरू हुआ ज़िया साहब के ज़माने से, और अब तक ये चला आ रहा है। उस ज़माने में वो 37 मारे, उससे बाद ये शुरू हुआ आस्ते आस्ते, फिर ये मुशर्रफ दौर में ज़्यादा हो गया। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी मतलब कोई ऐसी सोच वो करे, ऐसी फोर्सेस कोई इनको ऐसी ट्रेनिंग दें, कोई हमारे दीनियात वगैरह में मतलब कुछ इस तरह के वो करें। 40 साल जो इन्होंने मतलब वो किए हैं ज़्यादा और से, तो अब वो नस्ल जो है जवान हो चुकी है। काश किसी का दिल पसीज जाए ये देख करके। बाहर अब हम कॉल लेते हैं। कामरान अली हैं हमारे साथ नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम जी। दीन को दुनिया के पंजे से छुड़ाया जाएगा, अब इसे मस्जिद के हुजरे में सजाया जाएगा, और आबे जमजम भर दिया जाएगा पैमानों में, अब रिश्वतें तब्दील की जाएंगी नजरानों में। अब पांचवा डॉक्ट्रीन जो है वो पाकिस्तान में अब ऑब्सलीट होती जा रही है, मार्केट भी गिरती जा रही है पाकिस्तान की, और जो है वो हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। और दूसरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा जी आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से वजारत मजहबी उमूर से, कि नवाबशाह के जो हज उम्रा के जो ज़ायरीन हैं उनको जो है वो हैदराबाद जाना पड़ता है या सक्खर जाना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए। तो यहाँ अगर एतमाद का सहूलत सेंटर नवाबशाह में कायम कर दें या कोई वैन वगैरह यहाँ भिजवा दें तो उससे सहूलत हो जाएगी यहाँ के हाजियों को और उम्रा ज़ायरीन। चलिए ठीक है जी, पहुँच गई बात। हुमा याकूब साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा सलाम पहुँचे जी, बताएं जी। और हम तमाम कोयटा में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले लोगों के गम में बराबर के शरीक है। जो कुछ हुकूमत की तरफ से दावे दायर किए गए वो सब गलत बयानी पे और वक्ती तौर पे 4 दिन बाद सब भूल भाल जाएंगे। अब मैं जो आपसे अपना सवाल पूछना चाह रही हूँ उसकी थोड़ी सी तमहीद होगी कि बताना चाहूंगी आपको कि 70 और 80 की दहाई में हमारे यहाँ की बहुत बड़ी मैन पावर गल्फ की रियासतों में गई, दुबई चला गई कमाने के लिए। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर दूसरे मुल्कों में भेजा, उनके बच्चे गए पढ़ने के लिए और उन्होंने वहां पर टैक्सियां चलाई, टॉयलेट साफ किए, होटल में बर्तन धोए, रियाल डॉलर कमाए। उसके बाद उन्होंने इन सबको पाकिस्तान भेजा। उनके माँ बाप जो इन रियासतों में काम करते थे जब वापस आए तो उन्होंने अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए छोटी मोटी दुकान ली या अपने बच्चों की शादियों पे या तालीम पे पैसे खर्च किए और अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने ज्यादा ये कोशिश की कि एक मकान बना लिया जाए या फ्लैट खरीद लिया जाए, और आज तक यही हो रहा है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि जिस तरह से बहरिया टाउन का फैसला हुआ है, इस शहर में चलने वाली बल्कि इस मुल्क में चलने वाली 1500 स्कीमों का क्या अंजाम होगा। ये जो गरीब लोग थे या ये रिटायर पेंशनर जो अपना रिटायरमेंट का पैसा जो उनका मिला करता था प्रोविडेंट फंड का, वो भी अपने बुढ़ापे को गुजारने के लिए इस्तेमाल करते थे और उसका तरीक़ाकार सिर्फ यही होता था। अब या कौमी बचत होती थी, इसके अलावा कोई चीज नहीं थी। आप मुझे बताइए ये तमाम स्कीमें जो हैं गैर कानूनी जमीनों पे जिनपे कब्जा ग्रुप है, क्या होगा इन सब का? बहरिया टाउन का तो फैसला हो गया, इन सब का क्या होगा? देखिए अब तो फिल वक्त तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन अल्लाह करे जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम से कम वो मैं यही दुआ कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर हैं राव तनवीर साहब फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र राव भाई, आप बताओ।
अल्लाह का शुक्र है सर। सबसे पहले तो आज कोयटा में होने वाले वाक़े पर इजहार अफसोस। पता नहीं हम कब होश के ना खुलेंगे, हमारे इदारे कब ये बेहतरी आएगी यहाँ पे, सियासी जमातें सब कुछ। और ये नेगेटिविटी सब और ये बुरी खबरें मईशत के बारे में, हादसात में, इसी वीक में अच्छी खबर जो देखने को मिली, थरकोल प्रोजेक्ट की ओपनिंग जो हुई है जी। अभी बरेलवी साहब का प्रोग्राम देख रहे थे डॉन न्यूज पे, बड़ा इन डेप्थ नॉलेज मिला उस पे कि किस तरह लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई और 80% थर के लोगों को ही वहाँ रोजगार मिला। तो इसी बात को सब थोड़ा और आगे जोड़ना चाहूंगा कि अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे एक कॉन्फ्लिक्ट चली मौजूदा गवर्नमेंट की कि इसका नाम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम लोगों को बकारी बनाने पे क्यों तुले हुए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? पता नहीं हमारा कितना इसका बजट है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। हमारी इतनी बैरन लैंड पड़ी है, हमारे इतनी मादनियात है, वहां तक पानी पहुंचा के जीडीपी में भी इजाफा हो, लोगों को रोजगार भी मिले। ये बकारी प्लीज लोगों को ना बनाए, इस पे काइंडली कमेंट की। अच्छा जी, अच्छा राव साहब, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों साथ साथ भी की जा सकती हैं। जो आपने भिखारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मैं आपसे जिसमें डिसएग्री करूँगा माज़रत के साथ। कुछ लोग हैं जिनको बहुत सख्त ज़रूरत है डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की, और ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में होता है। आप देखते हैं कि मगरबी ममालिक में सोशल वेलफेयर नेट होती है। अब आप उनको भिखारी कहें या आप उनको जो भी कहें, सिंगल मदरस को अलाउंस, हज़ार चीज़ें, बेरोज़गारों को अलाउंस मिलती है। ये बात है, लेकिन जो आपने बात की कैपेसिटी बिल्डिंग की, 100% आई एग्री विद यू। कहा जाता है ना कि अगर आप किसी को एक मछली दे तो एक दिन के लिए खा लेगा, उसको मछली पकड़ना सिखा दे तो वो लेकिन बड़ी मोटी सी बात है, जब तक रोजगार नहीं मिल रहा उस शख्स को तो कुछ ना कुछ तो उसे चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं, इधर और की सिचुएशन इसमें नहीं है। और मतलब अल्लाह ना करे कि हम में से कोई या आप इस पोजीशन में आए कि आपको भी इसकी ज़रूरत पड़े। तो अगर आप खुदा ना खास्ता इस पोजीशन में आए, कोई आपको भिखारी कहे तो शायद ये अच्छा नहीं होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। मोहसिन रज़ा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बताएं भाई। सर आज पहले तो अच्छा लगा कि सर आपने प्रोग्राम किया और टाइम दिया आपने हज़ारा वाले इशू पे भी, क्योंकि बाकी तो किसी चैनल पे इतना टाइम नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि सर अफसोस का मकाम है कि उन्हें 2013 में भी हमने धरना दिया, उसके बाद भी जो मामला हुए हम धरना देते रहे। साल बाद की जगह में सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता था। हाँ मोहसिन भाई, अगर अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी बंद कर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ एको आ रही है, तो हम बेहतर बात कर पाएंगे। कह रहा हूँ कि 2013 बना दिया गया था तो तब भी यही बात हुई थी कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सिर्फ झूठे दावे किए गए जी। उसके बाद भी सर सिर्फ झूठे दावे किए गए। अभी आप देखें रियासत तो सर माँ जैसी होती है और सबके लिए बराबर माँ होती है। सर क्या हज़ारा वाले बेटे नहीं है या हम बेटे नहीं कि सर कोई इक़दाम नहीं किया जाता? जी मोहसिन भाई क्या कह सकते हैं इसमें? मोहसिन भाई मतलब जाहिर है कि देखिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी कहाँ थी, सिक्योरिटी कहाँ थी। सिक्योरिटी तो मौजूद थी। अगर ये आईडी वाली बात सच है तो एक लूप होल मिला है सिक्योरिटी में, ये होता है। जो कामयाब दहशतगर्द हमले होते हैं वो तो जाहिर है कि टॉप हेडलाइन होती है, जिनको रोका जाता है उनके बारे में आपको कभी खबर नहीं मिलती। अपनी कैपेसिटी से शायद हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते, लेकिन जो बेहिस्सी और जो ये SOP होती है, और जैसे लंगोव साहब, हाँ बेहतर नहीं होता कि वो कुछ ही ना कहें, चुप हो जाते, चुप हो जाते तो लेकिन वजीर दाखिला कुछ तो बोलना उनकी ड्यूटी है, भले कुछ भी बोले है। माइक सामने है तो बंदा कैसे ना बोले। यूसुफ खान साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ खान बात कर रहा हूँ। बेसिकली कोयटा से ताल्लुक है मेरा। जी फरमाइए। इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ जी। कहना ये चाह रहा था, खुशी भी हो रही है कि हमें डिस्कस किया जा रहा है, हमारे इलाके को डिस्कस किया जा रहा है, कोयटा को डिस्कस किया जा रहा है। बेशक किसी भी हवाले से डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी चैनल पर न हमें सुनने को मिलता है कि कोयटा में धमाका हुआ है, चमन में हुआ है। चमन का आपने आई गेस जिक्र नहीं किया, जब से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ चमन का जिक्र किया। हमने शुरू में किया, दोनों धमाकों से किया था, उसमें चमन का तस्करा भी था। लेट खोला होगा प्रोग्राम। कहना ये चाह रहा हूँ कि हम बलूचिस्तान वालों का मरना बनता है। उसकी वजह ये है, उसके बहुत सारे वजूहात है, उसमें से एक वजह ये है कि हज़ारा कम्युनिटी पर काफ़ी अरसे से
अटैक्स हो रहे हैं, हम पश्तून बलोच वहाँ पर जितने भी सेटलर थे हम खुश थे कि भाई हम तो नहीं मर रहे, वो मर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बलोच के खिलाफ ये सब कुछ शुरू हुआ। फिर हमने कहा यार कोई बात नहीं, वो मर रहे हैं, हम पठान है, कोई मसला नहीं, हमें जिंदा रहना है, कोई मसला नहीं। फिर हम पश्तूनों के ऊपर ये सब कुछ शुरू हुआ, अब वो सारे खामोश है। तो जितनी हमारे बीच में डिवीजन है उस बेसिस के ऊपर हम बलूचिस्तान वालों का मरना बनता है और मरते रहना चाहिए जब तक हम एक साथ नहीं होते। दूसरी बात ये है, हमारे जो आपने पॉलिटिकल एलिट की बात की है, ये खालिद लांगो है, ये जाम कमाल है, इनका कैलिबर आपको पता है किस तरह सिलेक्ट होके आते हैं। आई वुड नॉट से कि वो इलेक्ट होके आते हैं, आई वुड से कि वो सिलेक्ट होके आते हैं। कोई बाप पार्टी है, कोई गाय है, कोई फलाना है, आई वुड से, मैं बहुत सारे हार्श वर्ड्स है मैं उनके लिए यूज कर सकता हूँ लेकिन करना नहीं चाहूंगा। ये कौन है? ये खालिद लांगो को तो बात करने की तमीज ही नहीं है, इसको तो बात करनी आती नहीं है। आप खुद देखें, और बैठे कैसे रहते हैं जैसे पूरा बलूचिस्तान इसके बाप का हो, पूरा बलूचिस्तान इसके बाप हो। न उसको बात करने की तमीज है। ब्यूरोक्रेसी को ये काम नहीं करने दे रहे। जो आयकात बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं जो काम करना चाहते हैं। आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की है, कोई ब्यूरोक्रेट जो मैं जानता हूँ, जो 20-21 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, जो कैलिबर के बंदे, वो कोई भी इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए इससे तैयार नहीं है कि उसके पीछे नैप पड़ जाएंगे कि यार बेशक वो काम ठीक भी करेंगे लेकिन फिर भी चूंकि वो बलूचिस्तान के पास ही है, उसका कोई लावारिस लोग हैं तो उनके पीछे कोई भी पढ़ सकता है, नैप भी पढ़ सकते हैं, FI भी पढ़ सकते हैं, फेडरल जितने भी हैं। हम जो है फेडरल में, फेडरेशन में हम 1% भी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हमारे जितनी भी सीटें हैं, मैं इस्लामाबाद में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे जितने भी सीटिंग के ऊपर है, हमारे यहाँ बलूचिस्तान के 10 बंदे होंगे, बाकी सब जो है मैं देख रहा हूँ किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, न वो कभी वहाँ पे रहे होंगे। आप उनसे पूछेंगे आप कहाँ रहे हैं, वो कहेंगे यार मैं फलानी जगह में, उस एरिया में रेजिडेंशियल एरिया होगा ही नहीं, वो कहेंगे मैं जिनार रोड पे रहता हूँ, जिनार रोड में पूरे एरिया में रेजिडेंशियल एरिया में। तो मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैं फिर आई वुड से अगेन कि हमारा मरना बनता है, हमें मरते रहना चाहिए। एज ए नेशन वी हैव फेल्ड टू प्रूव आवरसेल्फ एज नेशन। पूरे पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद, बिल्कुल यूसुफ भाई बात बहुत तल्ख है, लेकिन ये बात तो है कि जब तक हम यूनाइटेड नहीं, उन्होंने जो बात करनी थी कर दी, तबसरे की गुंजाइश नहीं है, वक्फा ले रहे थे। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। फैसल हसीन है मस्कत से। जी फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये अभी इतने सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, हमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं। टेररिज्म भी कभी कभी सर उठा लेता है, मसले हमारे मतलब मुल्क के भी खत्म नहीं हुए हैं बल्कि और बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर हम लोग अभी 71 ईयर्स हो गए हमारी कंट्री को आज़ाद हुए, अभी तक हम लोग बेसिक प्रायोरिटीज ही सेट नहीं कर पाए कि हमें क्या कौन सा निज़ाम चलाना है। हर दफा जो है फिर उसकी हर 10 साल बाद 5 साल बाद जो है उसी की फिर वही बहसें रहती। पिछले साल मैंने एक सवाल पूछा था तो आप लोगों ने जवाब दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वजारती निज़ाम की जो बातें हैं वो सब हो चुका है, टेस्टेड है। अभी फिर उन्हीं क्वार्टर से, जिन क्वार्टर से सोच उभारी जाती है लोगों के दिलों में और सोशल मीडिया में, वो दोबारा से फिर यही चीज के ऊपर लाया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि फैसल साहब ये जमहूरियत है, इसमें 10 तरह की बातें होती हैं, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, कौन कह रहा है, कौन बात कर रहा है? आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप एंकर्स को उठा के देख लें। सोशल मीडिया मैं चाहता हूँ बड़े बड़े जो दानिश्वर हैं, जिनको दानिश्वर कहा जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, तो क्या करें ना करें, मतलब वो अगर उनका दिल चाह रहा है तो वो कर रहे हैं, इसमें मसला क्या है? मेरे ख्याल से इसमें ये बहुत बड़ी कबाहत ऑलरेडी हम अपना जो है एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा जो है हम छोड़ चुके हैं इसी तजुर्बों के चक्कर में। तो मेरे हिसाब से तो हमें जो है उसमें ही रहना चाहिए, उसी को बेहतर। हाँ, तो ये आप सही कह रहे हैं और आपने जिस बात से शुरू किया था ना कि हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाए, तो वही बात है, हम इधर उधर देखना डिबेट्स हो रही हैं। हाँ, क्योंकि प्रायोरिटी सेट नहीं हुई होती तो इस तरह की डिबेट्स फिर क्यों होती हैं? और दूसरी बात है कि अभी तो सिर्फ डिबेट ही है जी। आई मीन अगर 2-3 टॉक शोज पर इस पे बात होगी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि कल या अगले माह या अगले साल से ज़ाती निज़ाम नाफिज होगा। 10 तरह की बातें रोजाना। और जहाँ तक ये जो लोग बात करते हैं ना कि जी ये सिस्टम होना चाहिए, ये सिस्टम 1 मैन 1 वोट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बॉस जब आपका इंजन गाड़ी का बैठ गया है
चैसी तब्दील करने से कख नहीं होने वाला है यार, सीधी सीधी बात। और मैं हैरान हूँ फैसल, आपको तो मैं बहुत अच्छा भला वो समझता था, अगर हमजा अब्बासी की वो उठाई हुई डिबेट से आप मुतासिर हो रहे हैं तो मेरे भाई नहीं, असल में वो ज़्यादा आजकल फारिग है लगता है ज़्यादा आप जो है ना मस्कत में चूँकि बैठे हुए ना, तो इसलिए हर चीज़ ज़रा बड़ी लगती है। ये भी होता है। मोहम्मद अली हैं कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी भाई। अच्छा सर, मैंने देखा है आप लोगों ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो प्रोग्राम किए हैं जी, लेकिन आज तक आपने सिक्योरिटी के ऊपर मैंने आपका कोई प्रोग्राम मेरी नजर से नहीं किया। ओके। मैं आज तो पहली बात बड़ी ताजुब करता हूँ पाकिस्तानी अवाम पूरी से जो ये इंसिडेंट हुए हैं। मैं एक चीज आपकी नॉलेज में लेकर आऊँ कि मैंने पाकिस्तान में मोर देन 1000 स्मॉल मीडियम एंड बिग लेवल के सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ओके। और उनमें से मुझे एक भी प्रोजेक्ट से याद नहीं है जिसकी डिजाइनिंग मैंने की और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद वहां पर सिक्योरिटी अटैक हुआ हो। अच्छा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सिक्योरिटी रिलेटेड कोई प्रोग्राम करें, प्लीज मुझे उसके में बुलाएं, मैं उसके अंदर इतनी अवेयरनेस पैदा करूंगा। ये जो 1000 जगहों पे आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इनमें से कुछ हमें बता सकते हैं? देखिए, मैंने आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाए हैं, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बनाए हैं, बैंक्स के लिए बनाए हैं, हसास इदारों के लिए बनाए हैं। शायद ही कोई इदारा हो जिसके लिए मैंने काम ना किया हो। और आइलैंड गैस के लिए बनाए हैं, एक्सपो सेंटर्स के लिए बनाए हैं। किस तरह के सिक्योरिटी प्रोजेक्ट? सिक्योरिटी से आपकी मुराद क्या है? जी, मेन सब्जेक्ट उसमें ये होता है कि उसमें दहशतगर्द अटैक ना हो, कोई भी फोर्स एंट्री करके किसी प्रेमाइसेस को उड़ाना चाहे तो उससे उसकी सेविंग हो जाए। इससे कोई किसी भी किस्म का एक पर्सनल प्रोटेक्शन। ठीक है मोहम्मद अली साहब, हम बिल्कुल इस चीज़ को देखेंगे। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड के आप क्या है, आप एक्सपर्ट किस चीज आपने पढ़ा है, रिसर्च किए, क्या किया है? मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। एक जो बुनियादी मसला है ना सर, इस चीज़ पर बात करने का, जैसे पेरिमीटर कंट्रोल, हाँ, कि अगर आप बता रहे हैं कि जी पेरिमीटर कंट्रोल ऐसे करना चाहिए, तो जो पेरिमीटर को तोड़ना चाह रहे हैं आप उनको भी सिखा रहे हैं। यू सी, सो कुछ चीज़ें होती है जो ना ही डिस्कस किए जाए तो शायद बेहतर है। नज़ीर अहमद साहब है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, नज़ीर अहमद बात कर रहा हूँ। फरमाइए। पहले तो मैं जो क्वेटा का जो वाक़या एक दफ़ा फिर हो गया हज़ारा कम्युनिटी पर, इस पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और हम क्या कह सकते हैं, मतलब छोटा सा क्वेटा है, छोटा सा हज़ारा कम्युनिटी, हम इसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो पता नहीं पाकिस्तान को कैसे करेंगे जी। बहरहाल मेरे बात कोई और करनी थी। मैंने आपके जो आप लोग हैं सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं या क्या बात है कि शायद आप तीनों को शायद कम मिलती है, आप तो अभी तक जॉब कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम नुसरत जावेद, तलत हुसैन, लतीफ़ा जान, सब लोग पता नहीं आजकल आराम कर रहे हैं, क्या बात है। और दरमियान में अभी एक और साहब बहुत मजे थे, बहरहाल पहले क्रिकेट में चले गए तो अभी दोबारा कोई प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैं आपको यकीन बताऊं, आजकल मैं सिर्फ का प्रोग्राम देखता हूं, पर अभी दोबारा उसको शुरू कर लिया, लेकिन फिर वो से गायब हो गए, समझ नहीं आ रही थी। किनकी बात कर रहे हैं आप? तो मैं नजम सेठी साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा। नजम सेठी साहब आ तो रहे हैं 24 पे, और नुसरत जावेद साहब आप चैनल पे आ रहे हैं। एक ब्रेक लेनी है, अगर ब्रेक के बाद ब्रेक जवाब एक वक्फा लें। वेलकम बैक। मिसेस मुमताज़ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो तीनों जर्नलिस्ट भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से कोयटा और चमन के लोगों के लिए दिली ताज़ियत। भैया एक बात सुने, मुझे समझ नहीं आता कि हम मिडिल क्लास के लोग कहाँ जाएं। मेरा ताल्लुक तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हस्बैंड मेरे रिटायर हैं, बीमार हैं, मैं खुद बीमार हूँ। आप मुझे बताइए, हम खाना खाएं, दवाइयाँ लें, बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें। पहले हम कुछ गरीब लोगों की मदद भी कर देते थे, अब तो बेचारे उनसे हम मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि अपने घर के गुजारे
मुश्किल से हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करती हूँ, मैं भी चूंकि एक सहाफी की बीवी हूँ, सहाफी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन एक सहाफत के स्टूडेंट भी हूँ, आपसे दरख्वास्त करती हूँ प्लीज प्लीज हम लोगों के गम आप टीवी पर और न्यूज़पेपर्स में दें, ये ना छुपाएं। देखिए आप मुझे बताइए, रोज़े क़यामत आप लोगों को भी हिसाब देना होगा। इस वक्त तो मेरे दिल से बाज़ निकलता है, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये जाहिर है लोग, बहुत से लोग महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं और उन्हें। रसूल बख्श साहब हैं कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी मैं एक मजदूर बंदा हूँ, आप लोगों को देख करके अल्लाह आप लोगों को खुश खुरम रखे। अल्लाह जो आज वाक़या हुआ है अल्लाह इन लोगों को शहादत नसीब करे। मैं मरियाबाद में 10 साल मजदूरी किया। अच्छा। लेकिन जब कोई वाक़या होता था मेरे को ऐसे ही रास्ते से पहुंचा। ये दूसरी बात, मैं एक वार्ड भाई हूँ, मेरी घरवाली बीमार है। सुने अल्लाह आप लोग, मैं तगारी उठा करके मैं अपनी बेटी को और बेटे को BA पास कराए, लेकिन मैं अभी वार्ड भाई हूँ, बीमार हूँ। मेरी घरवाली जो है ना, अल्लाह आपको तंदुरुस्त दे। देखे मेरे को अभी रिटायरमेंट ही हो गया, मेरा कितना 12 लाख में, वो भी 4 किस्तों में दे रहे हैं, कभी 1 महीने के साल के बाद दे रहे हैं, कभी 6 महीने। वो गरीब बंदा क्या मकान ले सकता है? और जो मेरी सीट खाली है वो ऐसे ही और बेच देंगे। अल्लाह के वास्ते कुछ आप लोग करो। एक वक्त ये जो नहीं है मरीजों वाला कारण, मेरी घर वाले 32 मर्द है, माई बाप। मैं पहले मजदूरी कर सकता, अभी मेरी 65 साल उम्र है, मैं तगारी तो नहीं उठा सकता। जब मेरे को दम में दम था तगारी में उठाता, हर कोटे की जगह मैंने तगारी उठाया। अभी मेरा एक बेटा 10 पास है, बेटी मैं आप बेटे सर आम कह रहा हूँ, उसकी शादी भी नहीं करा सका हूँ बेटी की बीमारी की वजह से। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ ये 15 मार्च को। अभी तक मेरे को मैंने शादी जो किया है उसका शोहर फोत हो गया था, 5 बच्चे थे छोटे। अभी वो कहते हैं अबू जगह खाली कर दो, हम भी जवान हो गए। अभी आपको अल्लाह आबाद रखे, कुछ मेरे बेटे के लिए वक्त जो है खत्म हो रहा है। रसूल भाई साहब, ये एहसास प्रोग्राम हुआ है, ये परफेक्ट केसेस हैं और इस तरह के लाखों केसेस जो खान साहब ने प्रोग्राम शुरू किया, एहसास, यही तो केसेस। बिल्कुल, चलिए जाए, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।